जी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें बेसिकली मैं हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ कि अगर हम बात करें ना डिटेल में तो बहुत ज़्यादा एक टॉपिक के ऊपर घंटों की वीडियो बन सकती है, लेकिन चूँकि हमने टू द पॉइंट जो अहम चीज़ें हैं उनको पिकअप करना है, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होंगी, उसके बाद कुछ थ्योरीज़ होंगी और उसके बाद हम इसकी कुछ नॉमेनक्लेचर वगैरह को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन से पहले। उससे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेसिकली ये होता है कि एक हमारे पास मेटल होती है और उसके गिर्द जो होते हैं ना मुख्तलिफ वन या मोर लिगेंड लगे होते हैं और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी को हम जो है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। सबसे पहले क्रोमियम 24 जो है ये इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है। मैंगनीज़ जो होता है ये इंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प आउट करता है। आयरन आपको पता है हीमोग्लोबिन और माइग्लोबिन में प्रेजेंट होती है। कोबाल्ट, विटामिन B12 और ये डिफरेंट किस्म के जो हमारे अंदर जिस्म ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद निकल एंजाइम का एक कंपोनेंट है लाइक यूरिएज और हाइड्रोजिनेज। इसी तरह कॉपर है, ये भी एंजाइम्स का कंपोनेंट है, आयरन स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। और कलर पिगमेंट्स लाइक हेयर, स्किन और आइज़, कलर पिगमेंट्स की जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प आउट करता है। उसके अलावा जिंक है, ये भी इंसुलिन या एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये मेटल इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ डिफरेंट लिगेंड्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद है जी हमारे पास, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन जो होती है, हेमोग्लोबिन में हमें पता है आयरन प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल में पता है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके अलावा भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फिर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स के एनालिसिस में भी इस्तेमाल होते हैं। तो चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट या सिंपल साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक सिंपल साल्ट होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखें, जो वो वाले कंपाउंड जो कि अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं और वो इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं, जब इनके हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये सिंपल साल्ट है या डबल साल्ट है। ठीक है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाए और वो इंडिविजुअल टेस्ट दे तो उसको बोलते हैं कि ये डबल साल्ट है या सिंपल साल्ट है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। ठीक है, और लाइक मोहर साल्ट है, ये भी हमें पूछा गया था मोहर साल्ट का फार्मूला। ठीक है, आयरन सल्फेट है और अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेटेड। ठीक है, ये मोहर साल्ट का फार्मूला है। उसके बाद एलम है हमारे पास, और एलम का आपको पता होना चाहिए कि इसमें 24 जो होते हैं ना, ये वाटर मालिक्यूल होते हैं और ये किसी मेटल के साथ सल्फेट होते हैं लाइक पोटाशियम, एलुमिनियम सल्फेट, और 24 उसके साथ वाटर मालिक्यूल हैं। तो उसके बाद दोज कंपाउंड विच डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेंगे और वो इंडिविजुअल टेस्ट भी नहीं देंगे, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होंगे या कोऑर्डिनेट साल्ट होंगे। ठीक है, ये सबसे पहला जो हमारे पास है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। ठीक है, तो
ये सबसे पहला हमारे पास समझ लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। तो इसको जब हम आयोनाइज़ करते हैं तो ये हमें इस किस्म के दो, एक पोटाशियम सेपरेट होता है, दूसरा ब्रैकेट के अंदर आयरन और साइनाइड सेपरेट होते हैं, और ये इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। सो दीज आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स ही मैक्सिमम इसमें हमें पता है कि ट्रांजिशन या डी ग्रुप वाली जो मेटल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं जी। तो कुछ बेसिक टर्म है हमारे पास। सबसे पहला आता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड बेसिकली ये कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होगा जो कि मेटल के साथ जुड़ा होगा, और मेटल को ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ये जो सेंट्रल मेटल होगी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये फिर इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और लेविस बेस की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन चीज़ डोनेट करती है वो लेविस बेस कहलाती है। तो जो लिगेंड होगा ये लेविस बेस होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और न्यूक्लियोफाइल भी इसको बोल सकते हैं। अब देख लें जी, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एन आयन, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, अटैच टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा होगा इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ कॉल्ड लिगेंड। और ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है जी, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, इसलिए इसको लेविस बेस का नाम देते हैं। और जो मेटल होती है ना, मेटल, ये जो सेंट्रल मेटल होती है जिसके साथ लिगेंड हमारा लगा होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, और उसको हम लेविस एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल होगी उसको लेविस एसिड का नाम देंगे, और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल। जो हमारे पास सेंट्रल मेटल होगी उसके साथ डायरेक्टली कितने लिगेंड लगे हुए हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से लेके 12 तक होता है, बट मोर कॉमन 4 और 6 होते हैं, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ज़्यादा अहम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सिल्वर के साथ 2 अमोनिया लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखें प्लाटिनम के साथ 6 क्लोराइड लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, क्योंकि हमने बात किया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता, नंबर ऑफ़ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम भी देते हैं इसको। ये क्या होगी, ये सिंपल ये होगी कि अगर हम लिगेंड और उसके साथ जो मेटल लगी हुई है उनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स आयन में। तो ये जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के पहले ग्रुप के जो एलिमेंट हैं सबकी जो चार्ज होगा +1 होगा, दूसरों के ऊपर +2 होगा, और हाइड्रोजन का सबके साथ +1 होता है लेकिन हाइड्राइड में -1 चार्ज होता है। ये वही है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। लेकिन देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें एक ये कॉम्प्लेक्स है, कॉपर के साथ अमोनिया लगा हुआ है, 4 अमोनिया लगे हुए हैं। तो कहता है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। वो कैसे, क्योंकि अमोनिया जो होता है ये न्यूट्रल है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसके पास जाहिर सी बात है कि
न्यूट्रल लिगेंड है 4 लगे हुए हैं, तो इट्स मीन के +2 उसके ऊपर कॉपर के ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला हमारे पास है, इसके साथ 2 साइनो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो 2 लगे हुए हैं, तो साइनो ग्रुप जो होता है ये -1 इसके ऊपर चार्ज होता है। तो हमें पता है कि जब 2 लगे हुए हैं तो -2 इसका होगा, और +1 तो माइनस करेंगे +1 से तो -1। ये हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिंपल चीज़ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखें, मोनोडेंटेट हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड वो हो गए जो सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 बॉन्ड बना सकेंगे। इफ़ अ लिगेंड इज़ अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम ओनली बाय 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली 1 बॉन्ड, यानी जो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड होगा सिर्फ़ और सिर्फ उसमें ये सलाहियत होगी कि वो एक बॉन्ड बना सकेगा। उसके बाद है डेंटिसिटी। क्या होती है? डेंटिसिटी होती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डोनर एटम, यानी कितने नंबर ऑफ़ एटम मौजूद हैं जो कि डोनर हैं, ठीक है। अगर 1 है तो उसकी डेंटिसिटी 1 होगी। अगर 2 ऐसे एटम मौजूद हैं जो कि डोनर की तरह काम कर रहे हैं तो उसकी डेंटिसिटी 2 होगी, एंड सो ऑन। तो ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं मोनोडेंटेट लिगेंड की, और ठीक है। और मोनोडेंटेट लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे वाटर और अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड हैं। उसके बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड भी हमारे पास होते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड में होता है डाई, उसके बाद ट्राई, उसके बाद टेट्रा, यानी डाईडेंटेट लिगेंड, ट्राईडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 डोनर एटम मौजूद हैं तो इट्स मीन कि वो क्या है, बाईडेंटेट लिगेंड है या डाईडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। 2 डोनर एटम मौजूद होंगे, अगर 3 होंगे तो ट्राई होगा, अगर 4 होंगे तो टेट्रा होगा, जैसे कि हम देखेंगे भी, और 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सियानो लगा हुआ है तो ये मोनोडेंटल लिगेंड है, ठीक है। और यहाँ पे एथिलीन डाइमाइन है तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 1 और मोर रिंग प्रेजेंट हो, 1 और मोर रिंग प्रेजेंट हो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम कीलेट बोलते हैं। और वो रिंग किस वजह से बनती है, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड जब पार्टिसिपेट करता है मेटल के साथ तो वो फिर क्या बनाते हैं, वो कीलेट्स बनाते हैं। चिलेट्स भी लोग पढ़ते हैं इसको। और आपको पता है कि इस जो लिगेंड होंगे, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड हम इस्तेमाल करेंगे वो वाला क्या होगा, उसको हम बोलेंगे कीलेटिंग एजेंट का नाम देंगे। और इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कीलेट्स बोलेंगे, और इस प्रोसेस को जिसमें कीलेट बनता है उसको कीलेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एथिलीन डाइअमाइन एक कॉम्प्लेक्स हो, पॉलीडेंटेट लिगेंड है जो कि बाईडेंटेट लिगेंड है, एथिलीन डाइअमाइन, तो वो जब कॉपर के साथ या निकल के साथ, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कॉपर के साथ वो मिलता है तो वो 2 रिंग बनाता है, 2 मेंबर रिंग उसमें बनती हैं, तो ये एक कीलेट बन जाएगा। इसी तरह निकल डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिम, ये भी एक लिगेंड है जो कि निकल के साथ मिलता है, तो ये 2 रिंग बना रहा है, एक ये रिंग है और दूसरी ये रिंग है, तो ये 2 रिंग बना रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, कीलेट होगा, चिलेट या कीलेट होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है
कि किसी चीज़ में जितना ज़्यादा कीलेट इफ़ेक्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। यानी आपसे कोई पूछता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जिसमें जितनी ज़्यादा रिंग बनी होगी, अगर यहाँ पे 2 हैं तो 2 और 3 वाला क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 4 वाला अगर मौजूद हो तो 4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी जितनी रिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, जितना कीलेटिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद कुछ एक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि दोज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं बट ओनली 1 कैन पार्टिसिपेट, होते 2 हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एटम जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सिमेट्रिक कौन सा होगा, इन विच बोथ एटम्स आर सेम विद सेम चार्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्ज़ैलिक एसिड में ये भी ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ है, ये भी ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ है, दोनों डोनर एटम हैं लेकिन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है और सेम ही एटम है। सो दीज आर सिमेट्रिक एम्बीडेंटेट लिगेंड। और अनसिमेट्रिक क्या होंगे कि जो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप चेक करें, ये ग्लाइसिन है तो यहाँ पे ये NH2 है, ये भी एक डोनर है और उसके बरक्स ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी डोनर है, ठीक है। मतलब ये 2 डिफरेंट हैं दोनों की दोनों डोनर लेकिन दोनों 2 डिफरेंट हैं, तो ये अनसिमेट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद जी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो EDTA होता है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। चूँकि इस हेक्साडेंटेट लिगेंड इसमें 6 डोनर एटम होते हैं और एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट इसको बोलते हैं EDTA को, और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है और ये कीलेटिंग में पार्टिसिपेट होता है। इसके अलावा भी इसको हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं और टाइट्रेशन में इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। और किस मकसद के लिए करते हैं, मोस्टली हम वाटर की हार्डनेस को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। जी तो कुछ अब हम फैक्टर डिसाइड करेंगे जो कि इफ़ेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली है कीलेट इफ़ेक्ट या चिलेट इफ़ेक्ट बोल लें। हमने अभी पढ़ा कि जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो चूँकि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो कीलेट इफ़ेक्ट शो करते हैं क्योंकि कीलेट की फॉर्मेशन होती है उसमें, तो वो कीलेट इफ़ेक्ट होता है, उस वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कीलेट जो होते हैं मोनोडेंटेट अनस्टेबल बनाते हैं, लेकिन अगर मोर स्टेबिलिटी वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो पॉलीडेंटेट लिगेंड से बन सकता है। इसी तरह यहाँ पे चेक करें नंबर ऑफ़ कीलेट रिंग्स, जितनी रिंग ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ़ कीलेट रिंग इन अ कॉम्प्लेक्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द साइज ऑफ द कीलेट रिंग, कीलेट्स विद 5 मेंबर रिंग आर मोस्ट स्टेबल। अगर 5 मेंबर रिंग वाला जो रिंग होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर वाला रिंग, ठीक है। अगर रिंग ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ़ रिंग ज़्यादा होती हैं तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर 5 मेंबर रिंग है और एक साइड पे 6 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी फ़र्क है, वो भी चेक कर लें कि अगर हमारे पास कहता है इट मे बी नोटेड दैट दोज 5 मेंबर रिंग कीलेट्स आर मोर स्टेबल then atoms in the ring are joined only by single bonds. However, 6 member chelates ring having double bond are unsaturation.
पीछे तो हमने पढ़ा ना कि 5 मेंबर जो रिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस 6 में डबल बॉन्ड हो या इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो या इसमें अनसैचुरेशन हो तो ये फिर 6 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग। तो अगेन कुछ एप्लीकेशन है किलेट्स कंपाउंड्स की। विटामिन B12 जो होता है ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए असेंशियल होता है। उसके बाद हेमोग्लोबिन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है और इसमें भी किलेट रिंग होती है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम क्या होता है, ये हम ग्रीन प्लांट पिगमेंट्स आपको पता है कि ये खुराक बनाने में हेल्प आउट करता है। मेटल पॉइनिंग बाय लेड कॉपर एंड क्रोमियम निकल जिंक, इस वजह से जिसको हम मेटल पॉइनिंग कहते हैं इसको ट्रीट किया जाता है या रिमूव किया जाता है बाय EDTA। EDTA आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल निकल, मैग्नीशियम या कॉपर आयन वगैरह को स्टडी करने के लिए क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेटेड बाय कीलेटिंग एजेंट एज इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। उसके बाद आपको पता है कि ये पहले मैंने बता दिया कि EDTA को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं और ये वाटर की हार्डनेस को मेजर करने में हेल्प आउट करता है या यूज़ होता है। तो यहाँ से शुरू होती हैं जी कुछ थीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जी तो सबसे पहली जो थ्योरी है ये वर्नर ने पेश की थी, वर्नर, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ रिसीव किया। 1893 में ये थ्योरी पेश की और 1913 में इसने ये वाला नोबेल प्राइज़ इसको मिला। तो इसने कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, और उसने थोड़ी सी आगे डिटेल उसकी बताई जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। फॉर एग्जांपल एक वैलेंसी होती है, यानी उसने बताया कि हर कॉम्प्लेक्स या हर मेटल के पास 2 किस्म की वैलेंसी होती है और उस मेटल ने उस वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना होता है। एक वैलेंसी होती है प्राइमरी और एक वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ये आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, नॉन डायरेक्शनल होती है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आइंस के थ्रू इसको सेटिस्फाई किया जाता है, नो रोल इन स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री में इसका कोई रोल नहीं होता, और इट इज़ लाइक जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होती इस तरह की ये होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करें, ये कॉम्प्लेक्स है ये वाला, और ये जो है ना ये प्राइमरी वैलेंसी है, 1 डिग्री वैलेंसी है यानी प्राइमरी वैलेंसी है। कैसे कि ये आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइजेबल हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सारी की सारी इसके अपोजिट होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, और वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेयर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई, सेकेंडरी वैलेंसी हुई 6 इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो पहली बात तो ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, दूसरी बात ये डायरेक्शनल होती है, प्राइमरी नॉन डायरेक्शनल और ये डायरेक्शनल। अगर ये डायरेक्शनल होती है तो जाहिर सी बात है फिर क्या करेगी, स्ट्रक्चर में इसका कुछ ना कुछ रोल होगा, स्ट्रक्चर में इसका रोल होगा, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ भी चेक कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट +3 के साथ ये जो सॉलिड वैलेंसी है ना ये अमोनिया वाली, ये हमारे पास है कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी है। और ये जो डॉटेड लाइन के साथ है यानी क्लोराइड आयन जो हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है,
और ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये वाली एग्जांपल चेक कर लें, इनमें जो वैलेंसी है ये दी गई है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का, ये वर्नर ने दिया था, ठीक है। इस स्लाइड में भी वही चीज़ें हैं, प्राइमरी वैलेंसी वो मैंने एक जगह पे सारी मेंशन कर दी, लेकिन यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे जो वर्नर फार्मूला है कोबाल्ट 3 क्लोराइड और हेक्सामाइन का, ये चेक कर लें। हेक्सामाइन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड यानी 3 क्लोराइड हैं और 6 अमोनिया लगे हुए हैं। और ये जो मॉडर्न तरीका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का, ये वाला है। अब यहाँ पे चेक करें, जब इसको हम आयोनाइज करते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, तो क्या होता है, एक ये बनता है केटाइन और ये बनते हैं एनाइन। तो टोटल केटाइन एक है, 3 एनाइन है, तो 4 आइन हमारे पास आ गए, ठीक है। तो जब 4 हमारे पास आइन होंगे तो हमें पता है कि कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कंडक्शन ज़्यादा, करंट मतलब ये कॉम्प्लेक्स गुजार सकता है। जब आयोनाइजेबल वैलेंसी यानी कि 2 रह गई, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 रह गई, तो इसके क्या मतलब, इसका मतलब है कि 3 बन रहे हैं आयन, ठीक है। जैसे ही एक क्लोराइड इस कॉम्प्लेक्स यानी स्फीयर के अंदर चला गया, यहाँ पे याद रखें जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ चली जाएगी ना, वो नॉन आयोनाइजेबल होगी। इससे बाहर जो होगी वो आयोनाइजेबल होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जैसे जैसे बाहर से चीज़ें कम होती जाएंगी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कम होती जाएगी, मतलब आयोनाइजेबल वैलेंसी कम होती जाएगी, तो वैसे वैसे जो है कंडक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। वैसे वैसे कंडक्शन कम होती जाएगी। उसके बाद जी हमारे पास है जी, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं सिजविक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस साहब ने क्या कहा, इसने बेसिकली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि जो मेटल है ना, किसी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती रहेगी, ज़ाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन देने वाली कौन सी चीज़ होती है, लिगेंड होता है। वो उसने कहा कि जो मेटल है वो कॉन्टीन्यूसली लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती रहेगी उस वक़्त तक जब तक वो कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं कर लेती नोबल गैसेस की। यानी उस वक़्त तक कोई मेटल कौन सी, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होगी, उस वक़्त तक वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती रहेगी जब तक वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल ना कर ले। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की, वो स्टेबल होती है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, स्टेबल है। तो इसका मतलब हुआ कि टू गेट स्टेबिलिटी, जो मेटल होती है कॉम्प्लेक्स में, वो कंटिन्यूसली उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती रहेगी लिगेंड से जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती। मकसद क्या है, स्टेबिलिटी हासिल करना, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लें, ही सुजेस्टेड दैट, उसने सुजेस्ट किया कि द मेटल एटम जो होगा विल कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टिल अचीविंग नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस इज़ नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इस काम के लिए उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। यहाँ पे चेक कर रहे हैं एक चीज़, हमें पता है कि जो लेफ़्ट साइड के ऊपर है ना पीरियोडिक टेबल के मेटल, और नोबल गैसेस राइट साइड के ऊपर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो लेफ़्ट वाली हैं वो ऐसा काम करेंगी कि उनके जो कॉम्प्लेक्स बने होंगे वो मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती जाएगी।
और यहाँ तक कि वो जब तक नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं कर लेती। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को। ये बहुत सारी दफ़ा पेपर में पूछा जाता है, हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें। तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिखना है हमने सबसे पहले मेटल का जो उस कॉम्प्लेक्स में होगी, फिर क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट इन आयन फॉर्मेशन, यानी उस मेटल ने जब आयन बनाया यानी आयनिक फॉर्म में चली गई तो उस वक्त उसने कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए हैं, फिर प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम डोनर एटम्स, यानी डोनर एटम्स यानी लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। याद रखिएगा कि कोई भी जो लिगेंड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो लिगेंड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे चेक करें, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास लिखा हुआ है, हमने इसका फाइंड आउट करना है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो चेक करिएगा कि सबसे पहले आयरन है, आयरन का हमें पता है 26 एटॉमिक नंबर होता है, माइनस जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लास्ट, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लूज़ कितने किए हैं, लूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने फाइंड करना होता है इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स पूरे के ऊपर हमें चार्ज का पता चल जाएगा ना तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसने कितने लूज़ किए हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ किए हैं आयन की फॉर्मेशन बनाने में, यानी यहाँ पे जो आयरन है ये वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। फिर प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस था, हमने क्या लिखना है प्लस के बाद, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम डोनर एटम, यानी इस मेटल ने डोनर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो एक लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसका मतलब कि 12 देने हैं। तो ये हो गया जी इसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, ठीक है। और 36 आप चेक कर लीजिएगा कि किस मेटल का जो है ना नोबल गैसेस का, किस नोबल गैस का ये एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे भी चेक कर लें, इट्स नीड अ प्रैक्टिस। देखें ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है, और कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है, ठीक है। कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सबसे पहले हमने कोबाल्ट का लिखना है एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। उसके बाद हमने लिखने हैं माइनस कितनी लूज़ किए हैं उसने इलेक्ट्रॉन, तो +3 में है तो इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं। आपको पता है कि केटाइन कब बनता है, जब लूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 किए हैं। उसके बाद कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, एक लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 12 देने हैं, और उसको हमने प्लस करना है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे चेक कर लें कि 24 और 27 में से 3 निकालेंगे, 24 और 12 36, यानी इसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा 36। क्या करना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है मेटल का, सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, माइनस करने हैं जितने इलेक्ट्रॉन उस मेटल ने लूज़ कर दिए हैं, और थर्ड नंबर पे हमने लिगेंड की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे आप और भी एग्जांपल इसकी चेक कर सकते हैं, जैसे कि निकल है यहाँ पे और कोबाल्ट 4 साथ लगे हुए हैं, कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं, यहाँ पे CO जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो जो निकल के साथ CO लगे हुए हैं, ओहो, निकल के साथ CO लगा हुआ है ना, तो इस तरीके से,
तो ये 4 हैं, लेकिन ये न्यूट्रल हैं, इसके ऊपर मतलब चार्ज ही न्यूट्रल है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है हमारे पास। तो हम यहाँ पे जब इफेक्टिव नंबर इसका कैलकुलेट करेंगे तो निकल जो होगा 28 होगा। चूँकि इसने न्यूट्रल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ ही नहीं किया, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, -0 लिख देंगे। फिर प्लस हमने 4 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इट्स मीन के 8 दिए हुए हैं इसने। 8 और 28 कितने हो गए? 36। तो इस तरीके से क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गया। इसी तरह नेक्स्ट है क्रोमियम के साथ 6 लगे, ये भी न्यूट्रल है। यानी इस तरीके से आप जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा प्रीवियस पेपर में इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और उसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद मैजिक नंबर किसको बोलते हैं? मैजिक नंबर किसी मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं डोनर एटम से जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं पहुंचने तक नोबल गैसेस तक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकल को 8 चाहिए थे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसका मैजिक नंबर 8। इसको 12 चाहिए थे, मैजिक नंबर 12। इसको इतने चाहिए थे, मैजिक नंबर। तो ये होता है कि मैजिक नंबर क्या होता है। इसी तरह ये भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका भी आपने उसी तरीके से इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल निकल है, निकल NiCN4, ठीक है, और बाहर इसका चार्ज है -2। देखें अभी तक इस कॉम्प्लेक्स को देखें सिर्फ। सबसे पहली बात यह है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स में निकल दिया, और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब हमें नहीं पता कि निकल ने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस लूज़ किए हैं। तो हमें पता है कि एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 4 हैं, तो इट्स मीन -4 यहाँ पे आएगा। -4 तो इट्स मीन कि यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा कि बाहर -2 होए, तो +2 होगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 2 माइनस करेंगे चूँकि 2 उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, प्लस एक साइनाइड ग्रुप जो है वो 2 देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 कितने देंगे? 8 देंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 2 निकालें 26 और 8 34, तो इसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 34। और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कि इफ़ेक्टिव नंबर को फॉलो नहीं करते। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमें इस बार पूछा गया हुआ था 2020 में, कि भाई उसने कॉम्प्लेक्स दिए हुए थे और पूछा गया था कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले रूल को फॉलो नहीं करता। यानी कॉम्प्लेक्स दिए हुए थे और पूछा होता विच कॉम्प्लेक्स कैन नॉट फॉलो द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो हमने इस तरीके से सबसे पहले उनका फाइंड आउट करना था। चूँकि 34 जो एटॉमिक नंबर है किसी भी नोबल गैस का नहीं है, तो इट्स मीन कि वो फॉलो नहीं करती इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। तो ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं ये फॉलो नहीं करते। तो यहाँ से 2-3 तरीक़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए जी। तो उसके बाद हमारे पास है जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताएगी अबाउट बॉन्डिंग, अबाउट ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी। बेसिकली दिस थ्योरी इज़ सो कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट याद रखने वाले हैं ये है कि ये लाइनस पाउलिंग ने इसको बयान किया। प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड हमने तस्वर करना है कि जो मेटल और लिगेंड के दरमियान, मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो प्योरली कोवेलेंट है, यानी प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड तस्वर किया गया। उसके बाद इसके कुछ पास्टुलेट हैं। पास्टुलेट में भी आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारे पास मेटल होगी उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, और जो हमारे पास लिगेंड होगा, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है।
और ये दोनों चीज़ें कंबाइन करेंगी और हमें कोवेलेंट बॉन्ड देंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता है कि sp_d मिलेंगे तो वो हाइब्रिडाइज होंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिससे हम ज्योमेट्री का अंदाज़ा लगाएंगे। उसके बाद d ऑर्बिटल जो होगा वो डिसाइड करता है कि कोई कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो आउटर है या इनर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, इट्स मीन कि बाहर वाले ने पार्टिसिपेट किया। ये भी हम आगे जाके चेक करेंगे कि इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। ये बेसिकली हम आगे बात भी करेंगे इसके ऊपर। ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास लिगेंड होते हैं वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। वीक और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनर और आउटर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन सो इम्पोर्टेंट है लास्ट वाली कि इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे मेटल के पास, जैसे हमने यहाँ पे बात कर दी, और फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे लिगेंड के पास, और दोनों ओवरलैप कर लेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और इस कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा भी बॉन्ड बन सकता है जिसको हम पाई बॉन्ड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये उसकी ज्योमेट्री होगी। ये जो है ना इतना सी चीज़ें ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको 2020 में भी पूछी गई थी और इस दफ़ा भी हमारे पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लीनियर स्ट्रक्चर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्रागोनल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। ये देख लें, ये 2017 में ये पूछा गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह dsp3 ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, sp3d स्क्वायर पैरामिडल, d2sp3 या sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो है ना आपने इनको रट्टा लगा लें, जैसे भी याद करना है आपने याद करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डायरेक्टली आपको देता है लाइक dsp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपको बोलेगा कि ज्योमेट्री बताएं कौन सी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि dsp3 3 p है, 5 इसका कोऑर्डिनेशन को 5 इसका जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, या समझ लेंगे स्टेरिक फैक्टर बनता है, जिससे हम ट्राइगोनल बाईपैरामिडल डिसाइड करते हैं। तो ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपको ये मस्ट रिमेंबर रखनी है, आपने इनको रट्टा लगा लेना है, जैसे भी है ये पॉइंट आपने याद रख लेने हैं, क्योंकि इसमें से बहुत दफ़ा पूछा गया ही हैं चीज़ें। फिर आगे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। तो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, मैंने पहले बात की कि आउटर और इनर कॉम्प्लेक्सेस की जो बात है ना, वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन सा जो है ना लिगेंड है। और लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो CO और CN, ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इसके अलावा जितने भी होंगे वो वीक होंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो वो पेयरिंग करवा देते हैं। जब पेयरिंग हो जाती है तो पेयरिंग की वजह से इनर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। क्यों? यहाँ पे देख लें, अमोनिया एक वीक लिगेंड होगा। एक तो ये भी प्रॉब्लम है भाई साहब, कोई पता नहीं चलता कब ये जो है ना वीक ले लेता है, कब स्ट्रॉन्ग ले लेता है। तो यहाँ पे एक और बात याद रख लें कि जो है ना इनर वाले वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपेयर टू आउटर कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपके माइंड को लॉक लगा होगा, जस्ट वेट मोमेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें फर्दर आगे क्लियर होंगी। ये देखें ना, यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, यानी ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। तो देखें, P के बाद हमें पता है D होता है, ठीक है, P के बाद sp_d होता है। ये जो है ना CO, NO और CN किसी जगह पे CO को वीक भी लेता है, लेकिन ये मोस्टली 3 जो होते हैं ना ये वाले, इनको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं। जब पेयरिंग होगी तो आपको पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिक्रीज़ करेंगे। जब पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो ये पेयरिंग करवाएंगे तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो ये फेवर करेगा किस तरफ, डायामैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चूँकि आउटर ऑर्बिट इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे चेक करें तो अब पेयरिंग नहीं हुई। ठीक है, पेयरिंग नहीं हुई जिस वजह से क्या हुआ है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है। जब पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्हांस होगी। और थोड़ा आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ लें ध्यान से इसकी लिमिटेशन में कि दिस थ्री डज नॉट एक्सप्लेन वाई इन केस सम केसेस इनर होते हैं और कुछ केसेस में आउटर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग थ्योरी है। अपनी मर्ज़ी से इनर बना देता है, अपनी मर्ज़ी से आउटर कॉम्प्लेक्सेस बना देता है। तो ये जब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं ना तो आपको जो है ना आपके माइंड में एक मैकेनिज़्म सेट हो जाएगा, सीक्वेंस सेट हो जाएगी, कैसे आपने याद रखना है कौन सा इनर है कौन सा आउटर है, किसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी कोई नहीं बताती। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताती। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है इसमें। ठीक है, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के बारे में भी नहीं बताती, और स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताती। जैसे मैंने अभी बताया कि इनर वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटर, तो वो कैसे होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी और आई जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम देते हैं जी। तो ये है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एच बैथ एंड वी ब्लैक ने इसको एक्सप्लेन किया, और इसकी अजम्पशन में ये है कि लिगेंड को हमने पॉइंट चार्ज तस्वर करना है। लिगेंड इज़ अ पॉइंट चार्ज, और जो फोर्स है बेसिकली जो बॉन्डिंग है इनके दरमियान, जो इंट्रैक्शन है इनके दरमियान, उसको हमने 100% जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मानना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन आयनिक तस्वर करना है हमने इंट्रैक्शन जो होती है मेटल और लिगेंड के दरमियान। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करती है। डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, देखिए डी ऑर्बिटल्स के बारे में पहले सीखें थोड़ा सा। डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो एक्सियल होते हैं। ये जो 3 हैं, ये वाले 3 यहाँ पे चेक करें। एक्सियल जो होते हैं वो ये वाले 2 हैं, ये 2 क्या हैं, एक्सियल हैं। और ये वाले 3 जो हैं ये हैं नॉन एक्सियल। अगर आप इनको समझ गए ना, समझ लेंगे आपको इस थ्योरी का आइडिया समझ आएगा। नॉन एक्सियल, देखें अगर तो चीज़ है एक एक्सियल यानी एक्सेस के ऊपर है वो, ठीक है, और एक है इन बिटवीन दी एक्सेस, इन बिटवीन दी एक्सेस, ठीक है। अब जब लिगेंड आएगा ना इनके पास, इनको अप्रोच करेगा, जब लिगेंड इनको अप्रोच करेगा उससे पहले भी थोड़ी सी और चीज़ें सीख लें। सबसे पहली बात है कि मेटल और लिगेंड दोनों होंगे, उनको हमने पॉइंट चार्ज तस्वर करना है, ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स या इंट्रैक्शन या बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब ज़रा थोड़ी सी बात को समझना है आपने। आपको पता है कि जब 5 के 5 डी ऑर्बिटल जो होंगे
पहले तो वो डी जनरेट होंगे, डी जनरेट मीन इक्वल एनर्जी के ऊपर होंगे, डी जनरेट मीन इक्वल एनर्जी के ऊपर पड़े होंगे। जब वो मेटल लिगेंड उनके पास कोई नहीं आएगा तो एक मेटल के जो ऑर्बिटल होंगे डी ऑर्बिटल वो फ्रीली पड़े होंगे और डी जनरेट होंगे, इक्वल एनर्जी वाले होंगे, इक्वल एनर्जी वाले होंगे। और जैसे ही कोई मेटल उनके पास आएगी, उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स के पास मेटल पहुंचेगी तो वो क्या करेंगे, हाउएवर द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द लोन पेयर्स। क्या होगा कि रिपल्शन होगी। द रिपल्शन रेजेस द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। अब जब जैसे ही लिगेंड इसके डी ऑर्बिटल्स के करीब जाएगा तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी तो अब दो किस्म के हमारे पास हैं, क्या बोलते हैं उसको, डी ऑर्बिटल जो हैं दो किस्म के ना, एक्सियल और नॉन एक्सियल। तो होगा क्या कि एक्सियल वाले जो होंगे, इस पिक्चर से देखें, पहले जब थे ना फ्री तो वो सारे एक एनर्जी के ऊपर हैं, देखें एक ही एनर्जी के ऊपर पड़े हुए हैं। जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होना शुरू हो गई, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल डीजनरेट स्टेट है आफ्टर अप्रोचिंग लिगेंड। जब उनके पास आना शुरू हुआ तो उनके ऑर्बिटल ने हरकत करना शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ, फिर लास्ट पे क्या हुआ कि जो एक्सियल थे, ये वाले एक्सियल थे और लिगेंड भी आना शुरू हुआ तो इनके दरमियान रिपल्शन हो गई ज़्यादा, तो ये चले गए ज़्यादा ऊपर। और इनके दरमियान क्या हुई, क्योंकि ये तो नॉन एक्सियल हैं, तो नॉन एक्सियल को जब लिगेंड ने अप्रोच किया तो इनके दरमियान रिपल्शन कम हो गई, तो ये नीचे को आ गई। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना इन, और ऊपर वालों को ई जी का नाम देते हैं और नीचे वालों को टी टू जी का नाम देते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ गया है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे दोबारा चलते हैं, देखें कहता है डायरेक्शन ऑफ विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन। ज़ाहिर सी बात है जो कि एक्सियल थे, उस एक्सियल को जब लिगेंड ने अप्रोच किया तो उनके दरमियान ग्रेटर रिपल्शन हुई एंड देयर एनर्जीज विल रेज टू द ग्रेटर एक्सटेंट। उसको हमने कहाँ पे ले गए, ग्रेटर एनर्जी यानी ऊपर को ले गए, जिसको हमने ई जी का नाम दिया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, नॉट लाइंग अलॉन्ग द अप्रोच ऑफ द लिगेंड विल फेस स्मॉलर इंट्रैक्शन। तो जो हमारे पास नॉन एक्सियल थे, जब उनको अप्रोच किया लिगेंड ने तो उनके दरमियान लेस रिपल्शन हुई, तो उनकी जो है ना रिपल्शन कम हुई तो उनकी एनर्जी भी कम हो गई। फिर उसके बाद कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड स्प्लिट्स अप द एनर्जीज। ज़ाहिर सी बात है जब दो, एक पॉजिटिव चीज़ है एक नेगेटिव चीज़ है, तो वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही होगा। तो उस वजह से एनर्जी जो होगी ना 5d ऑर्बिटल्स की, दिस conversion of 5d generate d orbitals of the metal ion into different sets of orbitals having different energies presence in the electric field called crystal field splitting। समझें इस चीज़ को, अगेन समझ लें इस चीज़ को कि देखें सबसे पहले तो यहाँ पे वो डीजनरेट थे जब लिगेंड करीब नहीं आया उनके पास। जैसे ही लिगेंड ने उनको अप्रोच करना शुरू किया तो उनकी एनर्जी हाई होना शुरू हो गई, और जैसे ही मज़ीद करीब आया तो एक्सियल वाले थे उन्होंने ज़्यादा रिपल्शन दिखाई, नॉन एक्सियल वाले ने कम दिखाई, वो नीचे आ गई। अब ये जो स्प्लिटिंग हो गई इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसके लिए
जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्रिस्टल फील्ड स्लिप आगे पढ़ लेंगे। द नंबर ऑफ लिगेंड एंड द अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल will have different effects on the relative energies of the 5d orbitals. In other words, crystal field splitting will be different in different structures with different coordination numbers. यानी जब मुख्तलिफ कंपाउंड्स होंगे, मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस होंगे, तो उनमें ज़ाहिर सी बात है ये एनर्जी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। अब ज़रा गौर करना है। अब जो है ना, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि भाई साहब अगर तो जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी स्प्लिटिंग क्या है कि यहाँ पे सेम चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ ऊपर को चली गई, कुछ नीचे को आ गई, ठीक है। तो इनके दरमियान की जो स्प्लिटिंग है, लेट से यहाँ पे 10 है और लेट से यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गई है, लेट से यहाँ पे 12 हो गई है, तो ये जो 12 वाला होगा कॉम्प्लेक्स ये ज़्यादा स्टेबल होगा। जितनी मतलब स्प्लिटिंग हो जाएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। आगे जाके हम उसको भी तरफ भी आएंगे। तो ये एक रिलेशन है। ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है 10dq, ठीक है। उसके बाद ये है जी वो एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स इनटू 2 लेवल्स इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जितनी ये वाली एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्या कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। और अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, -0.4n। n क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो n है 0.6n, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल। अब ये T2g और Eg ऑर्बिटल क्या हैं, इसका तो आपको इल्म हो ही गया होगा। ये चेक करें, ये जो हैं ये Eg ऑर्बिटल हैं, मतलब इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये तो बाद में फिलिंग करनी, ये तो समझने के लिए अभी। ये तो डिपेंड करता है D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो T2g में और Eg में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अब D1 सिस्टम है, टाइटेनियम +3 के साथ इसकी आती है D1। D1 का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन है D में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नीचे है। जब इसको कोई लिगेंड अप्रोच करेगा तो पहले तो ऐसे होगा ना, सारे का सारा सिंपल होगा। जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई Eg में और T2g में, और क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन था तो वो नीचे पहले आ गया, ठीक है। अब हमारे पास उसको कैलकुलेट कैसे करना है, वही तरीका है, -0.4n T2g। T2g में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू, आप इसको 0.4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4dq भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से, और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 है, तो 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4dq। इसी तरह D2, 2 इलेक्ट्रॉन है D में, नीचे आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लें। सेम केस D3। अब ये जो D1 D2 D3 कैसे, आप इसको कैसे पता चलेगा कि ये D1 D2 D3 है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप कॉम्प्लेक्स लिखते हैं आपको पता होना चाहिए
3D 4D और 5D सीरीज़ हैं। तो 3D वाले मोस्टली जो है ना वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 2, फिर 3, और इस तरीके से आप जब उनकी फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। फिर जी 3 आ गए नीचे, तो उसी तरीके से कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद 4 में पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। याद रखिएगा कि पहले 3 यानी D1, D2, D3 इनमें, और उसके बाद और लास्ट वाले 3 D8, D9 और D10, यानी जहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी ये वाली, उस केस में आपके पास लिगेंड जो होगा वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कोई फ़र्क नहीं आएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में। लेकिन अगर D4 हो, अगर D5 हो, और अगर D6 हो और D7 हो, तो इस केस में फ़र्क आएगा अगर आपके पास वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्टेबलाइजेशन एनर्जी में फ़र्क आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अब शुरू होने लगी हैं कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैं आपको बता देता हूँ लिगेंड कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहाँ वीक होते हैं, ये आप चेक कर लें। ये जो ट्रेंड है CN और ये वाले दोनों जो होंगे ना, ये 3 ये स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, और बाकी सारे के सारे वीक होंगे। इनको आपने मस्ट रिमेंबर रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स में कहीं भी आपको ये वाले नज़र आएँ, ये 3 नज़र आएँ कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये वाले 3 आएँ, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है। पहली बात, स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होगी तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इनर होगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इनर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लो स्पिन होता है। लो स्पिन जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। इसी तरह से जब आपको पता चल जाए कि आपको नज़र आए हैलोजन ग्रुप में से कोई ये वाला नज़र आए, वाटर आए, अमोनिया नज़र आए, एथिलीन डाइमाइन नज़र आए, तो आप समझ जाइएगा कि जो लिगेंड है वो वीक है। वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होएगी, नो पेयरिंग। पेयरिंग किसकी बात हो रही है? जब बॉन्डिंग होती है उस वक़्त की पेयरिंग नहीं होएगी तो फिर क्या होगा? जब पेयरिंग नहीं होएगी तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और ये आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इट्स मीन कि वो पैरामैग्नेटिक ज़्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको हम फर्दर बातें करते हैं तो आपको मज़ीद पता चलेगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा जी, कहता है ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई 2Tg ऑर्बिटल्स, या कहता है जब 4 आ जाएंगे 2 पॉसिबिलिटी हैं। जब ये कंडीशन आ जाएंगी ना, तो मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज़ 2 ही होंगी। वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड किस कैटेगरी का है। स्ट्रॉन्ग हुआ तो पेयरिंग हो जाएगी, नीचे ही आ जाएंगे। अगर वीक हुआ तो ऊपर तक भी जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो इस केस में फिर हम जो है ना क्या डिसाइड करेंगे? कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो लो स्पिन बनेंगे, हमने पहले ही बात कर दी। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जिसको हम बोल सकते हैं। फिर देख लें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ ना तो पेयरिंग हो जाएगी, ये याद रखिएगा।
पेयरिंग हो जाएगी तो इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इट्स मीन कि उसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन कि वो डाया मैग्नेटिक है। ठीक है, और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड हुआ ना, वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें उल्ट हो जाएंगी। नो पेयरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आउटर स्पिन होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हाई स्पिन होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, क्योंकि यानी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा। सो दीज थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर। ये आप चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि वही चीज़ें हैं, कैलकुलेट कैसे करनी है इन केस ऑफ वीक फील्ड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, फिर जी ये भी वही बातें हैं लिखी हुई कि मोर स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर बात हो गई है हमारी जी। यहाँ पे कुछ बोहर मैग्नेटॉन, इसकी वैल्यू पूछी गई थी जी। इसको भी पीपीएससी में पूछा गया था, ये वाला 2017 में बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू पूछी गई थी 9.27 इंटू 10⁻⁻21 अर्ग्स पर गास। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका, ये वाले फार्मूला भी हैं लेकिन एक जनरल फार्मूला है, मेन जो इन सब से कैलकुलेट किया जाता है वो ये वाला है। ठीक है, वो क्या है जी, म्यू इंटू एन इंटू n+2। ठीक है, इस फार्मूला से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने। अब नंबर ऑफ जी, तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी n की वैल्यू ज़ीरो होएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो और म्यू भी ज़ीरो होएगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1.83। ये 84 या कुछ जगह पे 1.73 भी लिखा होता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू आती है 2, यहाँ पे 1 था तो 1.84 था, यहाँ पे 2 होएगा तो आप लिख देंगे 2.84। अगर n इज़ इक्वल टू 3 आता है तो आप लिख देंगे 3.84। तो ये सारे का सारा ऐसे चलेगा। और ये n1 2 3 क्या है, ये नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो सम टाइम आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको डायरेक्टली वो बता देगा कि n की वैल्यू 5 है, तो आप इसका फाइंड आउट करें मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप डायरेक्टली 5.84 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट दी बोहर मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद है जी क्रिस्टल फील्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये वही बातें आ गई हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन की मैंने बातें आपको डिटेल में कर दी हैं जी। तो ये लास्ट पे एक अहम चीज़ है कलर्स वाली। कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी जो था ना पूछा गया था लास्ट टाइम नहीं 2017 में एक क्वेश्चन था, ये एफएससी बेस ही था। कलर क्यों नज़र आते हैं हमें, ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे लिगेंड चेंज होते हैं तो उनके पावर चेंज होती है, उनकी पावर चेंज होने की वजह से उनकी जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ, एज ए लिगेंड गोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा मोर अब्जॉर्प्शन होती जाएगी और इंटेंसिटी इज़ ऑब्जर्व।
और इंटेंसिटी ज़ाहिर सी बात है उसकी ज़्यादा होती जाएगी कॉम्प्लेक्स की। अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग आता जाता है तो अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, और अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा ऑब्ज़र्व होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपने वर्ड याद रखना है ये वाला। मैं पिछले आप जो लेक्चर था उसमें भी इसको मैंने बताया था कि YRB पीगो, ये आपने वर्ड याद रखना है। आपको पता है कि कुछ कम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं और कुछ प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर वो होता है जो डायरेक्टली हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो ऑब्जॉर्ब करता है वो होता है प्राइमरी, और जो हमें नज़र आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और हमेशा हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो हमें नज़र आ रहा होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चेक करें, अगर तो कोई चीज़ येलो चीज़ को ऑब्जॉर्ब कर रही है, लेट्स से ये है येलो, तो वो अमिट कौन सी करेगी, ब्लू और रेड को। यहाँ पे चेक करें, अगर येलो ऑब्जॉर्ब कर रही है तो ब्लू और रेड को अमिट करेगी, और हमें नज़र कैसी आएगी, पर्पल, ठीक है, पर्पल या वायलेट हमें नज़र आएगी। और अगर कोई चीज़ रेड ऑब्जॉर्ब कर रही है, लेट्स से यहाँ से कोई चीज़ ऑब्जॉर्ब हो रही है, तो हमें उसने अमिट कौन सी करनी है, येलो और ब्लू। देख लें, अगर रेड ऑब्जॉर्ब करता है येलो और ब्लू को अमिट करता है। अब सिंगल एक वर्ड से यार सारा कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। अमिट इसने ये करनी है और हमें नज़र कैसा आना है, उसने रेड के सामने देख लें ग्रीन है। उसके बाद अगर कोई चीज़ ब्लू करती है, बी को ऑब्जॉर्ब करती है, ब्लू किधर है जी, यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जॉर्ब होती है, तो अमिट कौन सी होनी है, ये दोनों चेक कर लें, येलो और रेड अमिट होनी है। ब्लू अगर उसने यहाँ से ऑब्जॉर्व की है, येलो और रेड अमिट होनी है, और उसने हमें नज़र कैसे आना है, बी के सामने क्या है, ओ। तो दिस वर्ड इज़ वेरी 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 हेल्पफुल, YRB PGO, यानी ये प्राइमरी कलर हैं। जो येलो को अमिट येलो ऑब्जॉर्व करेगी तो वो हमें नज़र आएगी पर्पल या पिंक, पर्पल रेड को करने वाली ग्रीन, ब्लू करने वाली ऑरेंज। और उसके बाद जो दो बच जाएंगी ना, अगर येलो ऑब्जॉर्व करती है तो रेड और ब्लू मीट करेगी, नज़र कैसी आएगी, पिंक, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ टू रिमेंबर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। होप सो दिस विल हेल्प यू। और हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि योर लाइक, योर कमेंट, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, दिस थिंग्स विल हेल्प यू। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर इन चीज़ों को डिटेल में याद करना हो तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। एक एक टॉपिक के ऊपर बंदा इतनी इतनी लंबी वीडियो बना लेता है, लेकिन हम इसको कर रहे हैं एंड टू द पॉइंट। सबसे पहले वर्नर थ्योरी का आपको पता होना चाहिए। वर्नर साहब जो हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का नाम दे दिया, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, स्ट्रक्चर में उसका कोई रोल नहीं होता। इसी तरह सेकेंडरी वैलेंसी की बात हो गई। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है और वो डायरेक्शनल होती है, वो पार्टिसिपेट करती है ज्योमेट्री में। दिस इज़ वर्नर थ्योरी। उसके बाद सिजविक कॉन्सेप्ट आ जाता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए वेरी इजीली। एटॉमिक नंबर का आपने लिखना है मेटल का माइनस द नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बाय दैट मेटल प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन डोनेट बाय द लिगेंड। इस तरीके से आप इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तो बड़ी दफ़ा पूछा गया है हर पेपर में कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें या विच कॉम्प्लेक्स फॉलो दिस रूल, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना वो बताता है हमें कि इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर होगा। तो इनर और आउटर को पहचानने के लिए आपने जस्ट देखना है स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड।
मैंने आपको बता दिया कि NO, CO और CN ये 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी सारे के सारे वीक होंगे। जहाँ भी आपको ये नज़र आएँ वो जो लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर फील्ड होगा, वो लो स्पिन होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर आपको वीक फील्ड लिगेंड आता है नज़र तो वहाँ पे क्या होगा, वो आउटर फील्ड होगा, वो हाई स्पिन होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा और लेस स्टेबल होगा। तो दैट्स द लॉजिक इन ऑल दीज थिंग्स। होप सो यू विल एंजॉय दिस। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।